Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Exercise number 5.2 का पार्ट 2 और पार्ट 3 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है आज हमको, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव कवर्ड। तो टिल नाउ एपी की जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी टर्म निकाल लो, एक टर्म गिवन है, पोजीशन निकालो, ये सीधा और उल्टा दोनों क्वेश्चन कर लिया हमने। और एक क्वेश्चन हमने ये भी किया है कि एक एपी की कोई भी दो टर्म्स गिवन हो, एनी टू टर्म्स गिवन हो तो उसका कुछ भी निकलवा लेगा, वो भी हमने कर लिया। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना भी हमने सीख लिया। क्या करेंगे, लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल लेंगे। लास्ट टर्म की पोजीशन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलें आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो वैसे कल होमवर्क देने जैसा था, बट मिस आउट हो गया। क्या कह रहा है देखो, 31st टर्म निकालो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। 31st टर्म तो उसको चाहिए, यानी A31 तो उसको चाहिए। और दो टर्म्स गिवन है, 11th टर्म गिवन है ये, 16th टर्म गिवन है ये। तो बताया ना, एक एपी की अगर दो टर्म्स गिवन है, लाइक A11 क्या गिवन है 38 एंड A16 क्या गिवन है 73। तो अगर एक एपी की दो टर्म्स गिवन है तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, कल मिस हो गया तो उसको आज होमवर्क मार्क करो और रफली सॉल्यूशन देख लो। स्टेप बाय स्टेप ऐसा क्वेश्चन हमने कल कर लिया है। क्या करेंगे हम, 11th टर्म 38 गिवन है, बोलो 11th टर्म क्या गिवन है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू 16th टर्म गिवन है 73। इसको क्या लिख सकते हैं रिया, A16 इक्वल टू 73। एक एपी की कोई भी दो टर्म्स गिवन हो तो सब कुछ गिवन है एक तरीके से। सो A11 को एक्सपैंड करो जनरल टर्म फॉर्मूला से, इट इज लाइक A प्लस 10D इक्वल टू क्या 38, एक इक्वेशन बन गई। और इधर के से इसको एक्सपैंड करो, A प्लस 15D इक्वल टू क्या 73, दूसरी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन मान लो ये 1 है और ये 2 है। लेट्स से दिस इज 1 एंड लेट्स से दिस इज 2। सो 2 माइनस 1 कर दें, 2 माइनस 1 करूंगा तो A माइनस ए तो कट जाएगा, 15D माइनस 10D क्या बचेगा 5D, और 73 माइनस 38 क्या बचेगा 40, 33, 35। सो D इक्वल टू 5 से 1, 5 से 7 टाइम्स, तो D इक्वल टू 7 आ गया। D इक्वल टू 7 को इसमें पुटअप कर लो या किसी में पुटअप कर लो, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करता हूं। सो A प्लस D की वैल्यू 7 पुटअप करेंगे तो 10 इंटू 7 70 इक्वल टू व्हाट 38। तो A की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से 38 माइनस 70। तो 38 माइनस 70 कर दो जल्दी से, माइनस का 32। तो A भी क्लियर, D भी क्लियर। पूछा क्या था 31st टर्म, 31st टर्म पूछा है, कंपोनेंट से पता चल गया A और D तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो A31 निकाल लो जल्दी से, आंसर हो जाएगा A प्लस 30D। और A की वैल्यू क्या निकाली आपने माइनस 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू क्या निकाली 7। सो इट इज लाइक माइनस 32 प्लस 210, 210 में 32 जाएंगे 178। मैच कर लो आंसर और स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो ना। एक एपी की दो टर्म्स गिवन है, कोई भी टर्म निकालना हमने कल सीख लिया, इसलिए इसको रफली करवा दिया। ठीक है, आंसर मैच हो गया। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने अभी कर लिया उनको घर से 5 बार करना है, और जिन्होंने अभी नहीं किया उनको एक बार ही करके आना है। हाथ खड़े करो, अभी किस किसने कर लिया, एक दो, अहद ने भी कर लिया, मनन ने भी कर लिया। क्योंकि अभी किया थोड़ी ना, अभी तो कॉपी पेस्ट किया, अभी तो कॉपी पेस्ट किया ना, तो इसका पनिशमेंट मिलेगा। इस क्वेश्चन को घर से 5 बार ही करके लाना है। जब मैं कह रहा हूं कि इसको होमवर्क करना है और अभी समझो, तो एज इट इज टीचर के इंस्ट्रक्शन सुनने में और मनन करने में कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब मानने में, मनन करना मतलब मानना होता है। अब मनन नहीं करता। हाँ पहले बैठा था तभी कर लिया, वो एक अलग बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट लीजिए नए क्वेश्चन। देखो बहुत सारी चीजें सीख गए, तो अब आपके मन में उत्सुकता होनी चाहिए अब क्या क्वेश्चन बनेगा। पूरा तो एपी का फॉर्मूला को चीर फाड़ कर दिया हमने, ये निकाल लिया वो निकाल लिया, अब क्या क्वेश्चन बनेगा, ऐसी एक्साइटमेंट आपके मन में होनी चाहिए, तब क्वेश्चन करने का मजा आएगा, तब चीजें अच्छे से समझ में आएगी। सो रेडी, ओके। एक एपी में 50 टर्म्स है, कोई डाउट? तीसरी टर्म गिवन है, कोई डाउट? लास्ट टर्म गिवन है 106। अब लास्ट टर्म
50वीं टर्म नहीं होगी क्या? जब एक एपी में 50 टर्म्स हैं तो आखिरी टर्म 50वीं होगी। सेम क्वेश्चन, एक एपी की 2 टर्म्स गिवन हो गई। बोलो A50 क्या हो गया? 106 और A3 क्या हो गया? 12। तो इक्वेशन बन जाएंगी यहां से। और आपसे कोई भी टर्म पूछ ली, लाइक कौन सी पूछ ली? 29। तो ये देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट है, लैंग्वेज चेंज है। उसमें सीधे सीधे 2 टर्म्स दे रहा है, इसमें क्या कह रहा है? 50 टर्म्स है और आखिरी टर्म है, तो 50वीं टर्म भी दे रहा है। फटाफट से सॉल्व करो। A3 बोलो, मतलब सॉल्यूशन पार्ट आप यहाँ पे देख लो कि आंसर में मैच तो नहीं हो रहा, बाकी प्रेजेंटेशन पार्ट आप घर से कर सकते हो। तो A+2D कितना हुआ? 12। A+49D कितना हुआ? 106। देखो आप ऐसे लिख दोगे, n की वैल्यू क्या है? 50। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50। तो लास्ट टर्म जो है वो कितनी गिवन है? 106 गिवन है। अब लास्ट टर्म को an से इक्वेट किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो an की वैल्यू कितनी हो गई? 106 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं, तो A50 की वैल्यू क्या हो गई? 106। एक तरीके से 50वीं टर्म गिवन हो गई। और A50 के बाद क्या करना है? उसको एक्सपेंड कर देना है A+49D में। तो A+49D क्या हो गया बोलो? 106। सो 2 - 1 कर दूं अगेन, तो A - A कट गया और 49D में से 2D गया तो 47D और 106 में से 12 गई तो 94 और D की वैल्यू 2 आ गई। 47 2 जा 94 होता है। D की वैल्यू 2 को कहीं भी पुटअप कर दो, लेट्स से इसमें पुटअप कर दो A+2D में। सो A+2D 2 2 जा इक्वल टू A की वैल्यू 12 - 4 8। पूछा क्या था उसने? 29th टर्म। तो 29th टर्म मतलब A29, दैट मींस A+28D। A की वैल्यू 8, 28 इंटू D की वैल्यू 2, 28 2 जा 56 होता है। 8 + 56 करेंगे तो 64। प्लीज मैच द आंसर। आंसर मैच हुआ? बोलो जीविका, क्वेश्चन समझ में आया? लीजा समझ आया? सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, ये 3 स्टेप एक्स्ट्रा लेते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं और लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म को an लिख सकते हैं। कुल मिला के A50 n की वैल्यू 50 पुट अप कर दी तो A50 आ गया 106। उसके बाद का काम वही, A50 को ऐसे डिकोड कर दो, इक्वेशन बनाओ। ठीक है, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बाद, जो कि करीब करीब कल के क्वेश्चंस मानो, आज चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अब क्या क्वेश्चन बनेगा? एक्साइटमेंट है? अब क्या क्वेश्चन बनेगा बोलो? एक्साइटमेंट होनी चाहिए ऐसी, है ना? एक्साइटमेंट है क्या? नहीं है? रिया बोलो पीछे से। बेदी ईशानी, हाउस द जोश? नथिंग। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स, अगेन 2 टर्म्स दे दी, क्या क्या रही है? अगेन 2 टर्म्स दे दी। थर्ड टर्म तो 4 है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, और 9th टर्म क्या है? -8। तो थर्ड टर्म बोले तो A3 क्या है? 4 और 9th टर्म बोले तो A9 क्या है? -8। 2 टर्म्स दे दी। अब मैं देखूंगा ही नहीं उसने क्या पूछा है, पहले तो 2 टर्म्स दे दी तो AOD निकालो, क्योंकि जो भी पूछेगा AOD पे बेस्ड होगा। ठीक है, सो 2 टर्म्स दे दी तो सबसे पहला काम AOD निकालते हैं। तो A3 को डिकोड करेंगे तो क्या बनेगा? A+2D इक्वल टू व्हाट? 4। और A9 को करेंगे तो क्या आएगा? A+8D इक्वल टू व्हाट? वही इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर दूं 2 - 1 कर दूं, सो 2 - 1। तो 2 - 1 करेंगे तो A - A तो कट गया, D कितने बचे? 8D में से 2D गए तो 60। RHS देखो जरा, -8 में से 4 गया तो -12। so D की वैल्यू कम्स आउट टू बी -2। 6 से 1 टाइम, 6 से -2 टाइम, सो D की वैल्यू तो आ जाती है -2। इसको पुट अप कर दूं फर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज A + 2, D की वैल्यू -2 बराबर 4। सो A 2 × -2 -4 बराबर 4। सो A की वैल्यू -4 को उधर भेजेंगे तो 4 + 4 दैट इज 8। सो A = 8 क्लियर हो गया। D = अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, तेरे को क्या चाहिए, क्योंकि एक बार A और D क्लियर है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है। विच टर्म पूछ लिया उसने,
यानी कि अब एक टर्म देके उसकी पोजीशन पूछ ली, और टर्म कौन सी है? 0। यानी कि इस एपी में 0 ऐसे चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, तो 0 का पोजीशन क्या होगा? तो पिछले दो क्वेश्चन से स्लाइटली अपोजिट क्वेश्चन। पिछले दो क्वेश्चन में दो टर्म्स दी थी, इस क्वेश्चन में भी दो टर्म्स दी है, ये तो हो गई सिमिलैरिटी। पिछले दो क्वेश्चन में दो टर्म्स देख के कोई तीसरी टर्म पूछी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में दो टर्म्स देके किसी टर्म की पोजीशन पूछी है। विच टर्म से जब भी क्वेश्चन करे तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? एक पोजीशन होगी, एन की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, एक हिंट और दिया था मैंने, टीएच लगना, किसी ने नोटिस किया? देखो देखो यहाँ पे 31 के आगे लगा हुआ है एसटी। अब एसटी टीएच एक ही बात हो गई। यहाँ पे टीएच लगा हुआ है, तो जिसके आगे एसटी टीएच ऐसी चीज लगी हुई है वो एन की वैल्यू है। वो किसकी वैल्यू है? तो इसमें तो एन की वैल्यू गिवन थी, एन की वैल्यू गिवन थी, और ए एन दोनों में निकालना था, यानी टर्म निकालनी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो जरा, 0 के आगे टीएच लिखा हुआ है क्या? और वैसे भी 0th टर्म तो होती नहीं है, टर्म तो 1 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यानी कि ये एन की वैल्यू नहीं है, फिर ये किसकी वैल्यू है? ए एन की वैल्यू है। ए एन की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू पता करनी है। ए एन की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू पता करनी है, और ए और डी मैं पहले ही निकाल चुका हूं। तो 4 कंपोनेंट्स में से 3 कंपोनेंट्स पता हो गए, चौथा कंपोनेंट निकाल सकते हैं? निकालो। यहां तक आ गए थे? चलो, तो ए तो पता चल गया 8 है, डी पता चल गया -2 है। एक बार मैं लिख देता हूं, बोलो ए तो क्या पता चला? 8, एंड डी क्या पता चला? -2। ये तो पता चला, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? कौन सी टर्म 0 है? सो कौन सी टर्म 0 है? दैट मींस ए एन क्या है? 0, और मुझे क्या पता करना है? एन की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, चलो ए एन का फॉर्मूला बोल दो फटाफट से। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। तो ए एन तो पता है मुझे क्या है? 0। ए एन तो है 0। ए भी पता है क्या है? 8। एन माइनस 1 एज इट इज, और डी क्या है? -2। देखो पिछले दो क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 1 2 3 चीजें पता थी और ये चौथी चीज पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है? कौन कौन सी चीजें पता है? 1 2 ये 3 चीज पता है और एन पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, दैट मींस क्या पूछ रहा है? एन पता है। और ए और डी भी पता नहीं थी, पता करी, दो इक्वेशन से पता करी, तीनों इक्वेशन से। ठीक है क्या? ठीक है, चलो अब अप्रोच नंबर फर्स्ट। 8 को इधर लाओ, 0 - 8 क्या होगा? -8। उधर क्या बचा? इंटू -2 को इधर लाएंगे तो +2 कर दूं क्या? ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। -8 से -2 डिवाइड हुआ, क्या बचा? n-1। और इधर ये कट के क्या हो जाएगा? 4। तो 4 की वैल्यू n-1 है, तो n की वैल्यू -1 उधर जाएगा, 4 + 1 5। तो अब तक तो यकीन हो गया होगा कि यही अप्रोच बेस्ट है, या अभी भी डाउट है? इतनी जल्दी तो आप उससे कर ही नहीं सकते, कितनी भी कर कोशिश कर। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 है, दैट मींस इस एपी की 5th टर्म 0 होगी। समथिंग 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 समथिंग, और 5th टर्म पे, जो 5th टर्म होगी उस पे 0 बैठेगा। चाहे तो वेरीफाई कर लो। बोलो पहली टर्म क्या निकली आपकी? 8। पहली टर्म क्या निकली? 8। और उसके बाद -2 करना है। 8 में से 2 गई 6, 6 में से 2 गई 4, 4 में 2 गई और 2 में से 2 गई। तो 5th टर्म 0 हुई या नहीं हुई? सो आंसर हो जाएगा मेरा, सो द 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। कोई डाउट हो तो पूछो, नोट घर पे करना है। कोई डाउट है किसी को? इस क्वेश्चन में ए और डी निकालने तक का काम सेम जैसे पिछले दो क्वेश्चंस में किया। ए और डी निकालने के बाद फिर क्वेश्चन ने थोड़ा सा रुख चेंज किया, ए मिल गया, डी मिल गया। पिछले क्वेश्चनों में एन गिवन था, ए एन पूछा था। इस क्वेश्चन में विच टर्म का क्वेश्चन है, तो ए एन गिवन है और एन पूछा है। तो 1 2 3 कंपोनेंट्स गिवन हो गए, चौथा कंपोनेंट मैंने इस इक्वेशन को सोल्व करके निकाल दिया। क्लियर है रिया? क्लियर है? हो सकता है हो जाएगा अपने आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब क्या क्वेश्चन बनेगा? ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या बनाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? 10th पे आ गए हम बहुत जल्दी। टोटल कितने हैं? 10th में तो वैसे हम आ गए थे, अप्रैल में आ गए थे ना। ओके, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। इस बात का मतलब समझा दो मुझे, और इस बात का मतलब समझ में आ गया
तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पढ़ो और ध्यान से सोचो और समझो। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, बड़ा होना या ज्यादा होना। सत्रहवीं टर्म, एक एपी की 17वीं टर्म उसी एपी की 10वीं टर्म से 7 बड़ी है, मतलब उसमें 7 जोड़ते, यानी 10वीं टर्म में 7 जोड़ते ही 17वीं टर्म मिल जाएगी। 10वीं टर्म में 7 जोड़ते ही 17वीं टर्म मिलेगी। तो बच्चा भी बता दे कॉमन डिफरेंस 1 है, आंसर 1 है क्या, चेक करो यार। 10वीं टर्म में 7 जोड़ के 17वीं टर्म मिल रही है, तो एक एक जोड़ के तो पूछोगे 11 12 13 14। एक बार देखना कॉमन डिफरेंस 1 है क्या इसका, पूछा। उसके अलावा कुछ पता भी नहीं लगा सकते, बता दो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, क्योंकि इसमें गलत है आंसर, कुछ भी हो सकता है। अब मैं 2 से करके कॉमन डिफरेंस, अरे मुझे एक चीज बताना चर्चित, और ये रुद्र, 10वीं टर्म A10, 17वीं टर्म A17 से 7 बड़ी है। 7 बड़ी है तो एक एक के गैप में गई होगी, लेकिन 10वीं टर्म तो मैं 50 भी मान सकता हूँ, 57, 10वीं टर्म तो मैं 100 भी मान सकता हूँ, 107। 7 बड़ी है ना, 7 बड़ी है ना, एक एक का गैप है, शुरू कहां से बात जो मन में आया ले लो। नहीं अभी भी समझ, चल मैं देखो 17 टर्म्स लिख के बता देता हूँ तेरे हिसाब से। तो 17 टर्म्स ये होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तेरे हिसाब से 10वीं टर्म क्या होनी चाहिए, 10, और फिर 17वीं टर्म क्या होनी चाहिए, 11 12 13 14 15 16, और 17वीं टर्म क्या होनी चाहिए, 17। तो देखो 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 बड़ी हो गई। अब मैं एक और एपी बना रहा हूं, उसमें भी 10वीं टर्म 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 बड़ी करके बता दूंगा, और कॉमन डिफरेंस मान ही लूंगा। ले लो, बोल तेरा लकी नंबर क्या है, उसी से चालू करता हूं। क्या अब तेरे को पता चल गया, बोलो रिया, एनी टेक एनी नंबर, बोलो। आपका रोल नंबर क्या है क्लास में, 30 30 सो लेट्स से मैं 30 से स्टार्ट करता हूँ। 30 31 32 33, चौथी टर्म आ गई 34 35 36 37 38 39। ये 10वीं टर्म है क्या, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे और बढ़ो, 10वीं टर्म तो आ गई। 11वीं टर्म 40 41 42 43 44 45 46। ये 17वीं टर्म आ गई। आज भी 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ही बड़ी है, लेकिन मैंने पहली टर्म 30 ली है या नहीं, और आज भी कॉमन डिफरेंस 1 है। तो दो एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है तो फर्स्ट टर्म सेम होने की गारंटी नहीं है। दो एपी अलग अलग एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है, समझ गए। मान लो 2 गाड़ियां सेम स्पीड से चल रही हैं, तो क्या बराबर एक ही समय पे पहुंचेंगी क्या। अपने सपोज करो 2 गाड़ियां हैं, कार ए कार बी, दोनों 100 की स्पीड से चलती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो जयपुर से कोटा रवाना हुई तो कोटा साथ ही पहुंचेंगी। हो सकता है वो 2 बजे रवाना हुई हो सकता है वो 5 बजे रवाना हुई हो। स्पीड सेम होने का मतलब सेम पहुंचना थोड़ा ना होता है। ये तो 1 बजे रवाना हुई है, 30 बजे रवाना हुई, अगले दिन के 24 घंटे घटा के, ठीक है, समझ गए ना। तो ये बात पहले रवाना हुई है बाद में रवाना हुई, तो पहले पहुंचेगी बाद में पहुंचेगी, स्पीड बराबर होने से क्या होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। सो इस क्वेश्चन में हम कॉमन डिफरेंस ही निकाल सकते हैं, बट उसका प्रॉपर तरीका है, ये तो हमने शॉर्टकट से निकाल लिया कि 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ही बड़ी है, तो गैप भी 7 का और टर्म्स भी 7 है, तो एक एक के गैप में हम वहां पे पहुंच सकते हैं। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखो। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो फटाफट से ऐसे देख लेना ना। चलो अब प्रेजेंटेशन पार्ट देखते हैं इसका फटाफट, चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो मुझे नहीं पता, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टर्म को ले लो ए और कॉमन डिफरेंस को ले लो डी। लेट द फर्स्ट टर्म and the common difference, let the first term and the common difference of the given APB
the even APB, even AP B, फर्स्ट टर्म तो ए ले लो, कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली, मान लिया, असम्पशन ले लिया भाई, फर्स्ट टर्म और डी कुछ भी गिवन ही नहीं है, तो हाल फिलहाल लेटर्स में मानना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म तो ए हो गई और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी हो गया। यहां तक कोई डाउट? अब उसकी लाइन पढ़ लो और एज इट इज छाप दो। नाउ इट इज गिवन दैट क्या चीज गिवन है, बोलो क्या चीज गिवन है? टेंथ टर्म एक्सीड्स, बोलो आगे, 17th टर्म बाय 7, ये गिवन है। गिवन लाइन कॉपी पेस्ट कर ली क्या बेटा? उल्टा लिखवा दिया कि भाई? मनन कर ले थोड़ा सा। 17th टर्म जाता है भैया, वैसे तो 10th टर्म भी ज्यादा हो सकती है किसी और एपी में, लेकिन इस क्वेश्चन में 17th टर्म ज्यादा है तो 17th टर्म ही लेनी है। 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, अभी ठीक है? ओके, अब इस लाइन से एक इक्वेशन बनानी आती है। इक्वेशंस का काम हम कर चुके हैं दो चैप्टर्स में। सो 17th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, A17। मैंने पहले भी बताया था एक्सीड वाले स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में। अगर कोई एब्सेंट था या भूल गए हो तो फिर से देख लो। एक्सीड जिसमें लिखा हुआ हो उससे हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से। तो 17th टर्म A17, जहां भी एक्सीड लिखा हुआ है वहां पे बराबर का साइन लगा, जहां भी एक्सीड लिखा हुआ है वहां पे क्या लगा दो, और जहां पर भी बाय लिखा हुआ है वहां प्लस का साइन लगा। सो 10th टर्म A10, उसके बाद बाय लिखा हुआ है +7, वेरी इजी। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब आप जनरल टर्म फॉर्मूला से कृपया करके A17 और दूसरा क्या है A10, इसको एक्सपेंड कर दो। सो टेल मी A17 क्या होता है? A + 16D होता है। A10 क्या होता है? A + 9D होता है। आगे जो रखा हुआ है वो रख दो। बोलो कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं यहां तक? अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? सो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो A तो यहाँ ऑलरेडी है, उस A को इधर बुलाओगे तो -A, उस +A को इधर बुलाओगे तो -A। 16D यहाँ ऑलरेडी है और उस 9D को यहाँ बुलाओगे तो -9D, और RHS में 7। बताओ कोई डाउट? A के बगल में A रखा, T के बगल में, सिमिलर नेचर वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं अपन इक्वेशन में। सिमिलर नेचर वाली टर्म्स क्या है? A वाली टर्म सिमिलर नेचर की टर्म आएगी और D से D सॉल्व होगा। सो A - A 0 खत्म हो गया है, तो 16D - 9D इक्वल टू व्हाट? तो यहां से D क्या आएगा? 7/7, दैट मींस 1। ठीक है, अब आप सोचो इस इक्वेशन में जब A से A कट गया तो फिर A नहीं निकाल सकते ना? नहीं निकाल सकते ना? अगर A बच जाता तो फिर आंसर क्या होता कि ना A निकाल सकते ना D निकाल सकते। फिर एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि रूल क्या है, जितने वेरिएबल, तो एक वेरिएबल कट गया तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, आंसर लाएगी। लेकिन बच जाता तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन दे जाती, तो फिर हम लिखते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कॉमन डिफरेंस वहां पे पता ही नहीं लगा सकते। और एक चीज और सुनना, जो चीज कट जाती है ना उसका मतलब है उस पोजीशन पे वो चीज कुछ भी ले लो। मान लो A7 ले लूं तो भी चलेगा, 7 - 7 कट जाएगा। A10 ले लो, 10 - 10 कट जाएगा। यानी कि इस AP के अंदर A की एनी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हो। हमेशा 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 बड़ी होगी अगर कॉमन डिफरेंस बने।
तो एपी का एग्जांपल तो मैंने दे दिया, ए फर्स्ट टर्म मैंने 30 ली, उससे भी काम हो गया, और फर्स्ट टर्म मैंने 1 ली, उससे भी काम हो गया। आप फर्स्ट टर्म कुछ भी ले सकते हो, एनी रियल वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी कट जाएगी, जो लोगे वो कट जाएगी। 7 लोगे 7 - 7 कट जाएगी, 30 लोगे 30 - 30 कट जाएगी, √2 लोगे √2 - √2 कट जाएगी, फलाना टीम का लोगे फलाना टीम का माइनस फलाना टीम का कट जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या देगा? हाँ बोल, क्या कह रहा है? बोल बोल बोल, नहीं तू बोल, नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ बोल। अरे ऑल आर वेटिंग, टाइम बता उसको, जल्दी बता। और कुछ पूछना है? मौसम पूछना है? शेयर प्राइस पूछनी है किसी की? पूछ लिया जितना पूछना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो विच टर्म से क्वेश्चन आ जाए, पोजीशन पूछा है, विच टर्म से क्वेश्चन आ गया मतलब क्या पूछिए? अब सुनो क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म, ये एपी गिवन है, एपी की 2 3 4 टर्म्स गिवन है, तो ए और डी पता है, ठीक है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, will be 132 more than its 54th term। अब अगेन अगर आप सेंटेंस का मीनिंग डिराइव कर दो तो फिर ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है जितना पहले वाला था। एज इट इज हिंदी रूपांतरण कर दिया हमने, थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा दो। रुद्र ने बोला कि इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो इसी एपी की 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है। नहीं आया विधि समझ? देखो, इस एपी में कोई 54वीं टर्म होगी, 54th टर्म होगी कोई ना कोई, चलते जाए A54 होगी, उस A54 से 132 ऐड कर दूं तो कोई वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू इस एपी में कौन सी पोजीशन पर है। अब क्लियर है? फिर से सुनो, इस एपी की कोई 54th टर्म होगी, उस 54th टर्म की कोई वैल्यू होगी, मतलब उस 54th पोजीशन पे कोई वैल्यू बैठी होगी, उस वैल्यू में 132 ऐड करना है, क्योंकि उस वैल्यू से 132 ज्यादा की बात हो रही है, तो उस वैल्यू में 132 ऐड करेंगे, तो वैल्यू में वैल्यू ऐड करेंगे, अगेन एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लो 54th टर्म मान लो 200 है, तो 200 में 132 ऐड करूंगा तो 332। तो अब ये 332 इस एपी में चलते जाएं तो कौन सी पोजीशन पे ये 332 बैठेगा, वो पोजीशन पता करनी। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, शुरू करें अब। ठीक है, तो जैसे ही एपी गिवन है, पहला काम क्या है, ए और डी निकालो। हियर द गिवन एपी इज, इसमें से कुछ नोट डाउन करना है, चले आगे। इसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा है, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेना। हेंस द कॉमन डिफरेंसेस आज एब्सेंट कौन कौन है? वन, और मयंक तो गया हुआ है अभी, है ना, खेती कर रहा है, गया तो हुआ है ना। ओके, हेंस द कॉमन डिफरेंस इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? गिवन एपी लिखनी है अपने को। हियर द गिवन एपी इज, here the given AP is what? Tell me the AP. AP बोल दो। 3, 1, 5, 15, अब तो मैं ही बता दूंगा, 39। ठीक है, वो तो 2 टर्म से पता लगानी होती है, फिर बाकी तो 20 बनवा लो, है ना भैया? 2 टर्म्स बता दूं तो 20 बना सकते हो ना, कॉमन डिफरेंस तो पता करना है। ठीक है, काफी मतलब यूजर फ्रेंडली चैप्टर नहीं है ये। यूजर फ्रेंडली मतलब समझते हो ना, जिसको देख के एक वजह से, एक कोई फोन होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कोई डिवाइस होता है यूजर फ्रेंडली होता है, देख के समझ जाता है अच्छा ये ऐप ऐसे चलेगा, और कोई ऐप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये चैप्टर अभी तक ऐसे नहीं लगा होगा भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ, घूम फिर के थोड़ा दिमाग लगा के समझ तो आ ही जाता है ना। हाँ, तीसरी एक्सरसाइज थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि उसमें जोड़ करवाएगा सबका, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के कर देंगे ना,
तो फिर वो इजी लगेगी। हाँ जी, ये हो गया। सो जैसे ही मेरे पास एपी गिवन है तो एओडी भी गिवन है। सो ए होता है A1, A1 गिवन है 3, डी क्या होता है A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3 बोले तो 12। ये फॉर्मेलिटी पार्ट तो खत्म करो, एओडी पता चल गया, पता चल गया। अब इस एपी की 54वीं टर्म जो है किसी एक टर्म से 132 ज्यादा और वो टर्म पता करनी है। तो एज इट इज लाइन को छापो। नाउ इट इज गिवन दैट नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। कौन सी टर्म, ऐसे पूछा है कौन सी टर्म, तो कौन सी टर्म को मान लेते हैं वो टर्म है an। क्या मान लेते हैं, वो कौन सी टर्म है an, और अब आपको n की वैल्यू पता करनी है। समझ आया? देखो ए एन लास्ट टर्म मानी जा सकती है अगर लास्ट टर्म का क्वेश्चन है। लास्ट टर्म का क्वेश्चन नहीं है तो ए एन को कुछ भी मान नहीं सकते, ऐसा किसने कहा? ए एन को तो पिछले क्वेश्चन में भी माना था हमने, उससे पिछले क्वेश्चन में माना था, तो उसमें कहा लास्ट टर्म का क्वेश्चन था। लास्ट टर्म के क्वेश्चन में हम लास्ट टर्म को ए एन मान सकते हैं, लेकिन ए एन हमेशा लास्ट टर्म ही होगा ऐसा थोड़ा ना कहा। ए एन बहुत सारे काम कर रहा है बेटा, ए एन किसी भी टर्म की पोजीशन पता करके दे रहा है, उसको एन मान लो। ठीक है, फिर से सुनो, हमसे पूछा है कौन सी टर्म इस एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है, कौन सी टर्म। तो अगर मैं वो कौन सी टर्म को ए एन मान लू, तो यानी कि ए एन ए 54 से 132 ज्यादा है, वो कौन सी टर्म मैंने मान ली ए एन, तो यानी कि ए एन जो होगा वो 152 से 54 ए 54 से 132 ज्यादा होगा। तो क्या लिखूंगा, ए एन बराबर ए 54 प्लस 132, और फिर ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए 54 का फॉर्मूला लगाओ प्लस 132। ठीक है, देखो तो इसमें नाउ इट इज गिवन दैट ना लिख के ऐसे लिखिए, पहले ये लिखिए फिर लिखना नाउ इट इज गिवन दैट। let the 54th term, let the an को कैसे लिखेंगे, nth टर्म लिखेंगे ना यार। let the nth term of this AP be, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, 132 more than its 54th टर्म। बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे चीज कॉपी पेस्ट कर दी, विच टर्म को nth टर्म से रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है विच टर्म पूछा था, यानी n की वैल्यू पूछी थी, तो मैंने विच टर्म को किससे रिप्लेस कर दिया, nth टर्म से रिप्लेस कर दिया, बाकी कॉपी पेस्ट कर दी सारी की सारी लाइन। अब इस स्टेटमेंट से एक इक्वेशन मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी। अरे यार तू लास्ट टर्म को पकड़ के ही बैठ गया, तेरे को जिस टर्म की पोजीशन पता करनी है उसको एन नहीं मानेगा क्या? मैंने अभी पूछा पिछले क्वेश्चन में कि जीरो इसकी कौन सी टर्म है, तो आपने एन को जीरो माना। अब मैं वापस पूछ रहा हूँ कौन सी टर्म है, तो वो कौन सी टर्म को एन से ही तो इक्वेट करेगा। ठीक है, मैंने पूछा इस एपी की कौन सी टर्म ये काम करती है, तो लेट वो वाली टर्म है nth टर्म जो ये काम करती है, 54th टर्म से 132 ज्यादा होती है। ठीक है, सो उस nth टर्म को मैं लिखता हूं an। ठीक है, b की जगह इक्वल टू का साइन आता है, देखो यहां से देखो, nth टर्म ऑफ दिस एपी, nth टर्म ऑफ दिस एपी को लिख सकते हैं an इज एम आर वॉज वर, बी की सारी फॉर्म के लिए इक्वल टू का साइन, आगे क्या है 132, सो 132 मोर देन के केस में बताया मैंने इक्वेशन के एक्सचेंज कर देंगे। मोर देन अगर लिखा हुआ है तो मोर देन के बाद वाली चीज पहले लिखेंगे और मोर देन से पहले वाली चीज बाद में लिखेंगे। सो 54th टर्म पहले लिखूंगा, 54th टर्म क्या होती है A54, फिर मोर देन के लिए प्लस और 132 के लिए 132। बताओ कोई डाउट? अब बस इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर दो और n की वैल्यू आ जानी है, आ जानी है। चलो एक्सपैंड करते हैं यूजिंग द जनरल टर्म फॉर्मूला। तो टेल मी an का जनरल टर्म फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगा, और A54 का जनरल टर्म फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 53d बनेगा, और आगे प्लस 132। बताओ कोई डाउट?
ए एन को और ए 54 को एक्सपेंड कर दिया मैंने यूजिंग द जनरल टर्म फॉर्मूला। अब इस इक्वेशन में कितनी चीजें अभी मिसिंग है? ए एन और डी, तीन चीजें मिसिंग है। कहाँ है तीन चीजें मिसिंग? ए और डी तो है ना मेरे पास, तो एक ही चीज मिसिंग है और वही चाहिए, एन ही तो चाहिए आपको। nth टर्म मानी है ना आपने, तो वो टर्म ही तो चाहिए, पोजीशन ही तो चाहिए। सो सारी वैल्यूज पुटअप कर दो। हाँ, ए से ए काट भी सकते हो आप। वैल्यूज पुटअप करने से पहले काम करो, हाँ इसको पहले सॉल्व करो। डी से डी कट रहा है, तो डी से डी काट दो, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ए से ए काट सकते हो ओनली, ठीक है। देखो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इस ए को इधर बुला लो, तो ए माइनस ए और बचा क्या? प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उधर क्या बच गया? 53d प्लस 130। सो बस ए से ए काट के इक्वेशन बन जाती है n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल टू 53d इक्वल टू 130। अब आप d की वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे शांति से। n माइनस 1, a की वैल्यू पुटअप करनी है प्लस, आप पहले भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 130, ठीक है ठीक है। तो a की वैल्यू पुटअप करके फिर काटो, या पहले a को काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 माइनस 3 लिखूंगा तो भी 0 ही आएगा, और a माइनस a लिखूंगा तो भी 0 ही आएगा। d की वैल्यू तो पुटअप करनी है, कभी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो n माइनस 1 इंटू डी क्या है बोलो? क्या है? 12, तो इंटू 12 इधर बोलो 53 इंटू 12 प्लस 132। इतना नोट हो गया हो तो अब ध्यान से सुनो, इतना नोट हो गया सभी का? डी की वैल्यू 12 पुटअप कर दिए फाइनली। हो गया? ओके, अब सुनिए, वैसे तो इसमें से n की वैल्यू निकालनी है, मुझे यहीं छोड़वा देना चाहिए, आपका काम है बस क्या क्या करना। 10th लेवल वाले बच्चे को n की वैल्यू तो यहाँ से निकाल जानी चाहिए, बट फिर भी चर्चा करते हैं। इधर सुनो ध्यान से, अभी मतलब एक कैलकुलेशन ट्रिक बता रहा हूँ मैं। क्या बता रहा हूँ आपको? कैलकुलेशन ट्रिक। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्या करोगे? 53 इंटू 12 करोगे, जोड़ोगे, 12 से डिवाइड करोगे, -1 को उधर भेज के +1 करोगे, इससे n की वैल्यू आ सकती है ना? बोलो, एक बेसिक स्टूडेंट क्या करेगा? बेसिक तरीका क्या होगा? 53 इंटू 12 करो, प्लस 12 प्लस 132 करो, एक आंसर आ गया। उससे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 डिवाइड करा दो, और फिर उधर बचा n-1, तो जो आंसर है उसमें +1 जोड़। ये तो बेसिक तरीका कहता है। बट चर्चित के माइंड में बात आ रही थी कि डी से डी काटो, तो डी क्या है? 12। तो अभी भी क्या आपके मन में वो बात आ रही है कि 12 से 12 काटो? जैसे पहले आ रही थी ना डी से डी काटो, तो डी की वैल्यू 12 है, तो अभी भी ऐसी बात आ रही है कि 12 से 12 काटो। कट सकता है क्या? कितने का कट सकता है क्या? ये 12 से ये 12 कट सकता है क्या? बताओ उसको क्यों नहीं कर सकता? इस प्लस 132 को ऐसे छोड़ दोगे? अगर ये नहीं होता तो कटता ना भैया, तो उधर माइनस हो जाएगा। अगर समथिंग इनटू समथिंग है और इधर भी समथिंग इनटू समथिंग है, और कोई भी एक समथिंग मैच कर रहा है, लाइक एक्स से एक्स मैच कर रहा है, तो वो कट सकता है ना। मान लो बीच में अगर आगे और भी कोई टर्म्स हैं, तो बीच में से कोई भी फैक्टर ऐसे उड़ा सकते हैं क्या अपन? अब अगर आपको फिर भी 12 काटना है तो एक मॉडिफिकेशन कर लो। देखो 12 पता है कब कट सकता है? जब 12 हर एक टर्म का फैक्टर हो। जब 12 हर एक टर्म का फैक्टर हो, n-1 इंटू 12 का तो 12 फैक्टर है, 53 इंटू 12 का भी 12 फैक्टर है, पर 132 का 12 फैक्टर है या नहीं ये चेक कर लो ना। तो है क्या? 132 को मैं स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूं बोलो? 11 इंटू लिख सकता हूं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, 132 को अगली स्टेप में क्या लिख दूं मैं? 11 इंटू 12,
अब तीनों 12 काट दो, इधर इधर इधर, क्योंकि 12 अब सबका कॉमन फैक्टर है। समझ गए? क्लियर है क्या? बोलो समझ आया? देखो कैसे करेंगे, n माइनस 1 इंटू 12 नो चेंज इक्वल टू 53 इंटू 12 भी नो चेंज। 132 को स्प्लिट कर दो, तो 132 को क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 12, तो 11 इंटू 12 हो गया, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे तीन टर्म्स दिखाई दे रही है कुल मिलाकर एलएचएस आरएचएस में, एक टर्म या और आरएचएस में दो टर्म्स दिखाई दे रही है। एलएचएस में एक टर्म है, आरएचएस में दो टर्म्स हैं। जितनी भी टर्म्स हैं फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, जितनी भी टर्म्स है सब में 12 कॉमन फैक्टर है। अब हटाओ, पहले नहीं हटा सकते थे बेटा। और मान लो इसमें से 12 कॉमन फैक्टर निकलता ही नहीं, फिर कोई ऑप्शन नहीं था भैया, फिर तो बेसिक तरीका ही था जोड़ गुणा बाकी। तो ऐसा करने से हम थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन से बच गए भाई। 53 इंटू 12 करता, फिर 132 जोड़ता, फिर 12 से डिवाइड करता, तो बड़ी कैलकुलेशन होती नहीं होती? बोलो लीजा। 53 इंटू 12 करते एक बड़ा नंबर आता, फिर प्लस 132 करते और बड़ा नंबर आ जाता, फिर उस बड़े नंबर को 12 से डिवाइड करते थोड़ा सा और टाइम लगता, तो फिर -1 को तो चलो +1 जल्दी कर देते, लेकिन इतना करने में टाइम लगता। अब थोड़ा सा छोटी कैलकुलेशन हो गई, अब आपको क्या करना है, केवल 53 + 11 ही तो करना है और +1 कर देना है लास्ट में। -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। समझ गए? सो इट वाज नथिंग बट ए कैलकुलेशन ट्रिक। n-1 बचा, इधर क्या बचा, 53 + 11, यानी कि n-1 की वैल्यू 53 + 11 क्या होता है, 64। सो n की वैल्यू -1 इधर आ जाएगा, दैट मींस व्हाट, सो n की वैल्यू 65 है भाई, यानी कि इस एपी की 65th टर्म इसी एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या हम? पॉसिबल है क्या? क्यों? तो 65th टर्म निकाल नहीं सकते क्या 65 से? इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 65th टर्म निकालने के लिए क्या 64 टर्म्स निकालनी जरूरी है क्या? आप जनरल टर्म फॉर्मूला पे आ चुके हो, अब आपको पुरानी सारी टर्म थोड़ा निकालनी है, आपको ए 65th टर्म के लिए 65th टर्म ही निकालनी है और 54th टर्म के लिए 54th टर्म ही निकालनी है। तो सारे बच्चे एक बार 65th टर्म निकालो, एक बार 54th टर्म निकालो और चेक करो ये टर्म इस टर्म से 132 ज्यादा है या नहीं है, चेक करो रफली। पहले 65th टर्म निकालो, देन 54th टर्म निकालो, जब तक मैं इसका एक अच्छा सा क्लोजिंग स्टेटमेंट तैयार करता हूं। Hence 65th term of this AP is 132 more than its ये हो गया सर कुछ। क्योंकि देखो मैंने assumption ये किया था, देखो एक बार स्क्रीन पे देखो, एक बार सब लोग स्क्रीन पे देखो, मैंने assumption ये किया था nth term of this AP will be 132 more than, तो इस nth की जगह n की वैल्यू आ गई ना 65, पहले nth लिखा था, अभी n की वैल्यू आ गई 65, तो इस nth को 65th से रिप्लेस कर दूंगा, इस nth को 65th से रिप्लेस कर दूंगा और ये की यही लाइन छाप दूंगा, यही हो जाएगा मेरा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। आ रहा है क्या? आ रहा है? नहीं आ रहा कृतिका? चलो इतना नोट डाउन हो गया सबका, चेक करते हैं 65th टर्म और 54th टर्म ही तो चेक करनी है आपको। तो 65th टर्म यानी A65, 54th टर्म यानी A54, A65 को लिख सकता हूं A + 64D, A54 को लिख सकता हूं A + 53D। A की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, A और D तो निकाल लिया था ना, 3 और 12, तो 3 + 64 × 12, और यहां लिखूंगा मैं 3 +
53 इंटू 12 बोलो, अब 64 इंटू 12 करो तो हो जाएगा 3 प्लस 12 4 जा 48, रिमाइंडर बचा 4, 12 6 जा 72 और 4 76, तो 3 जोड़ दो इसमें तो 7 71, ये तो आगे 65th टर्म। इसको करो 3 प्लस 12 3 जा 36, रिमाइंडर बचा 3, 12 5 जा 60 और 3 63, 636 में 3 जोड़ो 639। अब ये टर्म इस टर्म से 132 ज्यादा हुई क्या? इसका गैप चेक करो, 771 माइनस 639, 132 का गैप है क्या? 11 में से 9 गई 2, 6 में से 3 गई 3, तो ये वाली टर्म इससे 132 ज्यादा है ना। सवाल समझ में आया? सॉल्यूशन सवाल अच्छे से क्लियर हो गया। उसने पूछा था इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, हमने आंसर दे दिया कि इस एपी की 65th टर्म इस एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दिया ना। अरे ये लिखा था आपने, ये लिखा था, इसमें n की वैल्यू नहीं थी कल तक, आज है, n को हटाओ 65 लगाओ, यही क्लोजिंग स्टेटमेंट है। 65th टर्म ऑफ दिस एपी, ये लो नीचे लिखा हुआ है। जल्दी लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे फिर कल खत्म करेंगे चैप्टर एक्सरसाइज को। जब क्लासेस होती है तो आप कहते हो कि सर क्लासेस बहुत सारी है, थक गए हैं। जब क्लासेस नहीं होती तो आप लोग कहते हो कि सर एक क्लास के लिए आएंगे क्या, फिर पढ़ना कब चाहते हो, कौन सी सिचुएशन क्रिएट करूं तुम्हारे लिए? भाई क्लासेस ज्यादा हो जाती है तो क्या कहते हो, सर बहुत सारी क्लासेस है, इसका होमवर्क करना है, ये करना है, थक जाएंगे, जल्दी छोड़ो। अब आज तो कोई क्लास भी नहीं है, ना पहले थी ना बाद में, लेकिन आज भी क्या कह रहे हो, सर छोड़ दो। आपकी शक्लों ने, जब जैसे मैंने कहा ना एक क्वेश्चन और करेंगे, तो जो आपने शक्लें बनाई ना, उससे बड़ा मुझे आघात फील हुआ। ओके चलो लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या एक्सरसाइज से पूछा करो, अब क्या चाहती है? सब तो निकाल लिया मैंने, जनरल टर्म फॉर्मूले को पूरा खा गया मैं। अब क्या पूछना चाहती है? तो अब एक एपी के क्वेश्चन आ गए ना, तो अब दो एपी, अब दो सीरीज है, एक सीरीज अलग चल रही है, एक सीरीज अलग चल रही है। पढ़ते हैं एक बार। दो एपी है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बिल्कुल ध्यान से। शायद आप इसका आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही दे दोगे, देखते हैं दे पाते हो कि नहीं पढ़ते। दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी स्पीड बराबर है, जिस स्पीड से ये बढ़ रही है या घट रही है उसी स्पीड से ये बढ़ रही है घट रही है। कॉमन डिफरेंस मतलब एक एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? स्पीड ही तो होती है, और क्या, टर्म्स को बढ़ने घटने की, है ना। तो स्पीड बराबर है ना, फर्स्ट 2 बजे निकलना 5 बजे निकलना तो फर्स्ट टर्म हो गई, स्पीड तो बराबर है, आगे बढ़ो। उस एपी मतलब दोनों एपी के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, दोनों एपी के 100th टर्म का डिफरेंस, मतलब इस एपी का 100th टर्म निकाल लिया, इस एपी का भी 100th टर्म निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस कराया तो 100 का डिफरेंस निकला, समझ गए? तो इन दोनों एपी के 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, जल्दी बोलो। बोलो कृतिका, अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा? 1000। ये प्योर कॉमन रीजनिंग लगा दी सूत्र ने तो। और फिर 1 लाख टर्म का डिफरेंस 1 लाख। हाँ चर्चित, इतना सोच समझ के क्या जवाब दे रहे हो आप? इन्होंने तो 1 बता दिया। हाँ ईशानी बोलो, पीछे से आंसर देखा है क्या? उससे पहले देख लिया था तो मतलब क्वेश्चन, अच्छा अच्छा अच्छा, आंसर निकाल के देखा है, ओके, मतलब सॉल्व करके देखा है। अच्छा आंसर कैसा है? हाँ जीविका समझ आया, ये कह रहे हैं कि 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा या 1000 होगा।
100 ही होगा। लीजा 100 ही होगा। चलो तो अभी प्रेजेंटेशन पार्ट तो देखेंगे। मान लो कि आंसर की नहीं है और प्रेजेंटेशन मुझसे नहीं हो रहा, और मान लो एमसीक्यू में है, मान लो एमसीक्यू में है, तो मैं क्यों प्रेजेंटेशन करने बैठूंगा कि ए मानूंगा डी। अब दो है, तो अगर मान लो 2 एपी हैं तो दो फर्स्ट टर्म होगी और दो कॉमन डिफरेंस होंगे, और कॉमन डिफरेंस है में तो फर्स्ट टर्म तो अलग अलग होगी ना। तो ये सब करने बैठूं, लेट से अगर एक बार एमसीक्यू में है तो मैं 2 एपी मान लेता हूं, कोई सी भी कॉमन डिफरेंस ही तो सेम करना है आपको। सो रुद्र अपने मन से कोई भी एपी बना दो, कॉमन डिफरेंस भी जो तुम रखना चाहो चलेगा, फर्स्ट टर्म भी कोई भी रखना चाहो चलेगा। बोलो 5 7 9 11 7 8 टर्म्स बना दो। हाँ 13 15 17 19 10 बस ठीक है। अब भव्य बनाएगा एक दूसरी एपी। अब ये एपी 1 बन गई है ना, 2 एपी चाहिए मुझे। अब भव्य तेरे को दूसरी एपी ऐसी बनानी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो इसका कॉमन डिफरेंस रुद्र ने क्या लिया, रुद्र बता दे उसको क्या लिया। भाई रुद्र ने कॉमन डिफरेंस 2 लिया है, तो तेरे को कसम है तू भी कॉमन डिफरेंस 2 ही लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो तू फर्स्ट टर्म चेंज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 से स्टार्ट कर, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम करने की कसम नहीं डाली। कसम किसकी डाली है, कॉमन डिफरेंस सेम करने की डाली है। सो फर्स्ट टर्म चेंज कर दे, तेरे हिसाब से तेरा कोई लकी नंबर ले ले और दो दो जोड़ के 7 8 टर्म्स बना दे फटाफट। 1 से 1 तेरा लकी नंबर है, ओके ठीक है 1। अब दो दो जोड़ फटाफट फटाफट। हाँ जोड़ 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 दे, बस ठीक है ना। ठीक है, अब टर्म्स कितनी भी हो सकती है, वो तो 100 टर्म की बात कर रहा है, 1000 टर्म की बात कर रहा है। मैं तो ना 100 टर्म और 1000 टर्म लिखने बैठूंगा। कृतिका एंड रिया यहाँ जान दो, मैं तो ना 100 टर्म और 1000 टर्म लिखने बैठूंगा। अब मैं 8 टर्म्स लिखी है, इनका गैप देखता हूं। तो ध्यान से देखेंगे अब जादू। पहले टर्म का गैप बोलो, डिफरेंस बोलो पहले टर्म का, दूसरे टर्म का, तो मानते हो ऐसे में कितनी भी टर्म्स लिख लूं सबका गैप, भाई दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 4 है, दोनों के सेकंड टर्म का डिफरेंस 4 है, दोनों के थर्ड टर्म का डिफरेंस 4 है, दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस 4 है, तो दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस भी 4 होगा और दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस भी 4 होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, आप स्टार्ट कहां से किए, वो गैप बराबर मेंटेन रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, दो गाड़ियां बराबर स्पीड से चल रही हैं, एक गाड़ी अगर पहले स्टार्ट हुई एक गाड़ी बाद में स्टार्ट हुई, तो ये गैप तो कॉन्स्टेंटली पूरी जर्नी में ही रहेगा, क्योंकि स्पीड तो बराबर है दोनों की। रहेगा नहीं रहेगा भाई, दोनों गाड़ी ऐसी तो चलेंगी। तो पहले भी इतना गैप था, आगे भी इतना गैप रहेगा, आगे भी इतना गैप रहेगा। हर मोड़ पे, हर मतलब आप 1 घंटे बाद देखोगे तो भी वही गैप, आप 2 घंटे बाद देखोगे तो भी वही गैप, क्योंकि स्पीड बराबर चल रही है, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। और वो गैप कितना होगा, जितना स्टार्टिंग पॉइंट में गैप था, जितना की स्टार्टिंग पॉइंट में गैप। क्या डिफरेंस बराबर है, तो उनकी हर एक टर्म का डिफरेंस भी बराबर है, और वो प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल सॉल्यूशन। एक्चुअल सॉल्यूशन तो हम यूं ही निकाल लेते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं फटाफट। देखो तो 2 एपी है बेटा, जब एक एपी होती थी तो फर्स्ट टर्म को ए ले लेते थे और कॉमन डिफरेंस को डी ले लेते थे। अभी कितनी एपी है, 2, तो दो दो ए और दो दो डी कैसे लें, बताओ क्या तरीका होना चाहिए। क्या A1 A2 तो टर्म्स होती है, फिर एक ही एपी की होती है ना। अगर मैं A1 A2 लूं तो A1 A2 तो एक ही एपी की टर्म्स होती है, A3 कैपिटल ए स्मॉल ए। तो एक एपी, पहली वाली एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कैपिटल ए और कैपिटल डी, और दूसरी वाली के मान लेते हैं स्मॉल ए और स्मॉल डी। वैसे अगर 2 एपी आ जाए तभी ये काम करना है, नहीं तो हमेशा स्मॉल लेटर में चलना है। सो अजम्पशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्टार्टिंग में। लेट फर्स्ट टर्म्स and the common differences, एक ही लाइन में असम्पशन कर लेता हूं चारों चीजों का, एंड द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द 2 APs, ऑफ द 2 APs
B, तो फर्स्ट टर्म पहले मानो, तो फर्स्ट टर्म मान लेता हूं मैं A एंड स्मॉल a, ये तो फर्स्ट टर्म मान लिया मैंने, एंड कॉमन डिफरेंसेस मान लो D एंड स्मॉल d रेस्पेक्टिवली। समझ आया क्या? और अगर एक लाइन में नहीं समझ आता तो दो लाइन एजम्पशन कर लेना। कैसे? लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 बी A कैपिटल A एंड कैपिटल D, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP2 इज स्मॉल a एंड स्मॉल d। और चाहो तो एक साथ ही मान लो। पहले फर्स्ट टर्म्स लिखा है मैंने, ये D लगा देना। पहले मैंने फर्स्ट टर्म्स लिखा है तो A एंड A, पहली AP का कैपिटल है, दूसरी AP का स्मॉल है। फिर मैंने कॉमन डिफरेंस लिखा है तो पहली AP का कॉमन डिफरेंस कैपिटल D एंड दूसरी AP का कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। कैपिटल के साथ कैपिटल है ना, स्मॉल के साथ स्मॉल है ना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अब जो बात उसने कही है कॉपी पेस्ट करो और इक्वेशन बनाओ, काम हो जाएगा। क्या लाइन कही है उसने? नाउ इट इज गिवन दैट क्या गिवन है बताओ? द डिफरेंस ऑफ, ऐसा ही कुछ गिवन है, क्या गिवन है? द डिफरेंस ऑफ कौन सी टर्म? 100th टर्म्स दोनों की अलग अलग होंगी। द डिफरेंस ऑफ 100th टर्म्स ऑफ द टू APs इज 100। ये गिवन है क्या? ये लाइन गिवन है क्या? इक्वेशन किस लाइन से फटाफट? ठीक, हाँ अभी बाकी है आर्टिकल्स के और भी यूसेज। क्लियर है? जैसे मैं कहता हूँ क्लोज द डोर, तो मैं डोर का पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी द लगा रहा हूँ, देख ले। तो अभी बहुत सारे रूल्स बाकी हैं, अभी एक ही क्लास ली तूने आर्टिकल्स की, अभी आर्टिकल्स के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। चलो अभी तो इंडेफिनिटी चल रहा है, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा दिमाग में खराब हो जाता है। चलिए क्लियर है ना? पहली एपी के सारे लेटर्स मैंने कैपिटल लिए हैं तो उसकी 100th टर्म को कैपिटल A100, दूसरी एपी के सारे लेटर्स मैंने स्मॉल a स्मॉल d कंपोनेंट्स स्मॉल लेटर्स में लिए हैं तो उसकी 100th टर्म को भी मैं स्मॉल A100 कहूंगा। और डिफरेंस करवा रहा है, कर दिया। डिफरेंस कितना बता रहा है? 100 बता रहा है। इसको एक्सपेंड करते हैं जनरल टर्म फॉर्मूला से। सो कैपिटल A100 को एक्सपेंड करके बताया आ रहा हूं, कैपिटल A100 को एक्सपेंड करके बताओ। गलत। कैपिटल A प्लस 99 कैपिटल D, क्योंकि वैसे तो A और D होता था, वैसे तो A और D होता था तो A और D बोल देते थे, लेकिन यहाँ पे दो प्रकार के A हैं, यहाँ पे दो प्रकार के D हैं, तो कृपया करके बताएं कि कौन सा A और कौन सा D। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल A प्लस 99 टाइम्स कैपिटल D। रिया बताओ स्मॉल A100 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? टाइम्स स्मॉल d। सही है, इक्वल टू व्हाट? 100। यहां तक क्लियर है? अरे एक गलती कर दी शुरू से ही और कोई बोल भी नहीं रहा। ठीक है, यहां इतना नोट हो गया? अरे भैया इसकी कॉमन डिफरेंस सेम थे, तो या तो इतना करने के बाद अब लिखो कि कॉमन डिफरेंस सेम है, और नहीं सुन, पूरी बात सुन लो।
या तो अब लिखेंगे हम नाउ इट इज गिवन दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज इज सेम, और नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं, छोटा सा करेक्शन होगा, देख लेना अगर आप कर पाओ। हम जब कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं ना बेटा, जब हम कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस हम सेम ले लेंगे। क्या मतलब, लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द एंड द कॉमन डिफरेंस टू एपीज दी ए एंड ए, और इसकी जगह हम एक कॉमन लेटर ले लें, या तो कैपिटल डी ले लें या स्मॉल डी ले लें, क्योंकि सेम है तो अलग अलग क्यों लेना। तो यहाँ पे भी करेंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो मैंने सिंगल डी क्यों लिया, अगर मान लो अलग अलग होते तो अलग अलग ही लेना पड़ता। तो अब चेंजेस क्या होंगे बताओ मुझे। चेंज ये होगा कि ये दोनों सेम होंगे बस, और तो कोई चेंज नहीं होगा, और कोई चेंज नहीं होगा ना। तो बस ऐसे कर दो, इससे क्या है सारा सब कुछ सेट हो जाएगा। नहीं तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा कि हेयर कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों को सेम करो। कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ज्यादा करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा, 99D माइनस 99D खत्म, बचता क्या है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल। 99D सेम टर्म है, ये भी 99D सेम टर्म। सो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए कितना आ गया बेटा, 100। यहां तक क्लियर है सारी बात है। तो यानी कि दोनों एपी के पहली टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 100। दोनों एपी की पहली टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस कितना है, 100। अब इस एपी की पहली टर्म कौन सी, इस एपी की पहली टर्म कौन सी, आई कैन नॉट फाइंड, पर उनका डिफरेंस 100 ये पता है। इसको संभाल के रखो, और जो पूछना चाह रहा है अब आगे बढ़ो। हाँ, इसको इक्वेशन मार्क कर दो, इसको क्या मार्क कर दो, इक्वेशन, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकता मैं, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म में नहीं निकाल सकता। हाँ, इसका डिफरेंस 100 है ये पता चल गया, डन। अब आगे बढ़ते हैं, उसको क्या चाहिए उससे पूछते हैं। पूछो उससे क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए 1000th टर्म का डिफरेंस, उसको चाहिए 1000th टर्म का डिफरेंस। तो 1000th टर्म क्या क्या होंगी, कैपिटल ए 1000 और स्मॉल ए 1000, उसका डिफरेंस उसको अपने को पता लगाना है, उसका डिफरेंस हमको पता लगाना है। तो मैं लिखता हूं, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, now we are required to find, now we are required to find the difference now we are required to find the difference of the 1000th terms of the two APs, of the two APs। ये हमको फाइंड आउट करना है। इसको मैथमेटिकली कहें तो क्या फाइंड आउट करना होगा, दैट इज कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 आपको फाइंड आउट करना है। ऐसा कह सकता हूं मैं, ये चीज की वैल्यू चाहिए आपको, ये चीज की क्या चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू निकालते हैं इसकी हम, बोलो अब एक्सपेंड करो। कैपिटल ए 1000 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, प्लस 999 सेम डी को कैपिटल डी स्मॉल डी बोलो ही मत, क्योंकि डी तो कॉमन है, दोनों में सेम है। सो कैपिटल ए प्लस 999 डी, कोई सा भी डी ले लो, जो भी लो सेम लेना हर जगह, कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, और जनरली अपन स्मॉल लेते हैं तो स्मॉल ही लिया, ठीक है। माइनस, और क्या चाहिए आपको, ए स्मॉल ए 1000 की एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो, तो इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको, इसको सॉल्व करके आंसर लिखना है ना आपको, इसको सॉल्व करके आंसर लिखना है। तो मुझे बताओ, कैपिटल 999 डी और स्मॉल 999 डी तो कट जाएंगे, कट जाएंगे ये। तो आपको फाइनली तो a माइनस ए की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए आपको बताओ, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू चाहिए, और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू कॉपी कर लो इक्वेशन 1 से, कितनी आ रही है, 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन, सो ये आ गया आपका आंसर, ये आपका इस चीज का आंसर है, किस चीज का, इस चीज का आंसर।
ठीक है, ये आपका इस चीज का आंसर है। कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 का आंसर क्या आ गया? 100। तो 100 इज द राइट आंसर। हाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लो। Hence, the difference between the 1000th terms of two APs is 100. The difference between the 1000th terms of the two APs is 100. कितने क्वेश्चन कर लिया आज हमने? बस 5 ही किए। अब बचे कितने? सारे हो जाएंगे कल? हो जाएंगे यार। इसमें कुछ नोट डाउन करना है क्या किसी को? भरोसा रखो। स्कूल वाला सिस्टम क्या होता है? तो स्कूल में तो सॉल्व कहाँ करवाते हैं? सॉल्व तो करवा रहा हूँ और वीडियो भी दे रहा हूँ। स्कूल वाले वीडियो देते हैं क्या? और स्कूल वाले जितनी फीस लेते हैं उतनी मैं लेता हूँ। स्कूल वाला सिस्टम क्यों कह रहे हो? क्यों? तो मैं ज्यादा लेता हूँ ना, वही तो कह रहा हूँ। स्कूल वाली थोड़ा लेता हूँ। मैं तो ना कह रहा हूँ मैं कम लेता हूँ, मैं तो ज्यादा लेता हूँ। बराबर तो लेता हूँ, बराबर तो नहीं लेता हूँ। ओके, एनीवेज, ओके, तो ज्यादा देता भी हूँ फिर। जो भी लेने आते हो, क्या लेने आते हो? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे।